चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो है इडियम है शन समवन। शन समवन का मतलब होता है कि किसी को इस तरीके से अवॉइड करना। वैसे शन का अगर हम देखें तो शन का मतलब होता है किसी को त्यागना। अगर हम देखें तो शन का जो एग्जैक्ट मतलब है वो है किसी को त्याग देना, किसी को एक्सेप्ट ना करना, त्यागना होता है, दैट्स कॉल्ड शन। और अगर त्यागोगे तो अवॉइड करोगे, अवॉइड और इग्नोर समवन डेलिबरेटली। और डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। तो किसी को शन करना मतलब किसी को त्यागना, शन समवन होता है। अवॉइड और इग्नोर समवन डेलिबरेटली। जैसे अगर मैं कहूँ कि दे शंड मी बिकॉज ऑफ माई डर्टी क्लोथ्स, इसका मतलब उन्होंने शन किया, इसका मतलब अवॉइड किया, मुझ पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे कपड़े उतने अच्छे नहीं थे। तो शन का मतलब हो गया किसी को इग्नोर करना, किसी को अवॉइड करना जानबूझकर। ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन देखें, टू बी द चैपर वन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। टू बी द चैपर वन, टू बी द चैपर वन का मतलब होता है बेटा, जब कोई सीनियर, घर के बड़े ये बताते हैं छोटों को कि क्या सही है क्या गलत है, जब वो बताने लगे कि क्या सही है क्या गलत है, जब ऐसा कुछ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बी द चैपर वन। बी द चैपर वन का मतलब होता है किसी को ये बताना कि जैसे आपके दादाजी, ही बिकम्स द चैपर वन व्हेन इट कम्स ऑन सोशल सिचुएशंस। जैसे कई बार आपने ये भी देखा होगा, सुपरवाइज और अकम्पनी यंग पीपल इन सोशल सिचुएशंस, दैट्स कॉल्ड बी द चैपर वन। जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं किसी म्यूजियम में या किसी जगह घूमने जाते हो, तो वहाँ पर कोई आपको आता है और आके बताता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पर जैसे आप किसी म्यूजियम में घूमने जाओ तो यू गेट द चैपर वन। तो बी द चैपर वन का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कि एडवाइजिंग कंडीशन में होता है, इज कॉल्ड बी द चैपर वन, यानी कि सुपरवाइज करना यंग पीपल इन सोशल सिचुएशन। जैसे आपके दादाजी, ही इज द चैपर वन फॉर यू। आपके पापा दादा, आपके जो सीनियर्स हैं, तो दे टेल यू व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड चैपर वन बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला है बीट अ डेड हॉर्स। कई बार बीट की जगह फ्लोग भी आता है। बहुत बार एग्जाम में बीट ना करके वर्ड आता है फ्लोग अ डेड हॉर्स। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते डोंट बीट अ डेड हॉर्स। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए कि आप फेल हो गए, अब यही कहते रहो फेल हो गए फेल हो गए फेल हो गए, अब कंडीशन जा चुकी है और अब उस पर रोना धोना बेकार है। अब आप और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। ये रहा ड्वेल का मतलब, टू ड्वेल ऑन ए टॉपिक, किसी टॉपिक पर रहना दैट इज ऑलरेडी रिजॉल्व और फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, जो अब बिल्कुल यूजलेस हो चुका है। आप ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हो जो कि बिल्कुल यूजलेस हो चुका है, यू आर फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स। अब अगर कोई मर गया है घोड़ा, अगर आप उसे कोड़े मार रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि वो घोड़ा दौड़ने लगेगा। सो डोंट फ्लोग अ डेड हॉर्स, डोंट ड्वेल ऑन अ टॉपिक दैट इज ऑलरेडी रिजॉल्व और फ्यूटाइल। जो अब यूजलेस हो चुका है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, दैट इज कॉल्ड बीट अबाउट द बुश। तभी कहते हैं डोंट बीट अ डेड हॉर्स। आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन। नेक्स्ट, इन द डार्क, ये तो आपने खूब सुना होगा। जैसे कई बार कहते हैं कि यू केप्ट मी इन द डार्क, यार तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई, तो यानी कि सारी डिटेल्स मुझे नहीं दी। जैसे आपने कहा यू केप्ट मी इन द डार्क, इसका मतलब ये हुआ ना कि यू डिड नॉट मेक मी अवेयर ऑफ द ट्रू फैक्ट्स एंड द डिटेल्स अबाउट समथिंग। यार तुमने मुझे अंधेरे में रखा, तो इसका आंसर सी होगा। जैसे कहते हैं ना कि यू केप्ट मी इन द डार्क, जो कहा जाए कि यू केप्ट मी इन द डार्क, जब ऐसा कुछ कहा जाता है कि यू केप्ट मी इन द डार्क, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यही तो हुआ क्या कि यू डिड नॉट मेक मी अवेयर ऑफ द ट्रू फैक्ट्स और डिटेल्स ऑफ समथिंग, राइट। तुमने मुझे अंधेरे में रखा, तुमने सारी डिटेल्स मुझे नहीं दी। नेक्स्ट, अगर देखें ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है कोई मुसीबत जो है खोल देना। टू ओपन अ पेंडोरास बॉक्स, ओपन अ पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है मामला जो है समाधान करने की ओर था और आपने कोई समाधान करने के लिए कोई स्टेप उठाया और ऊपर से मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ गई। ओपन अ पेंडोरा बॉक्स, इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टेप तो उठाया किसी चीज़ को सुधार करने के लिए, पर उससे और ज़्यादा, मल्टीट्यूड का मतलब होता है मैनी। टू अनलीश, अनलीश माने होता है खोल देना, यानी कि कहते हैं यार ये काम करके तो मैंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, इसका मतलब ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ गई। जैसे आपने किसी नए एम्प्लॉय को हायर किया और नए एम्प्लॉय को हायर करने के बाद आपने सोचा था कि अब मुसीबतें जो है, मेरा ऑफिस का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। अब वो आ गया चुगलखोर, कामचोर, एक दूसरे की लड़ाई करवाने वाला। आपका पूरा स्टाफ उस एक व्यक्ति की वजह से ही, जिसको आपने सोचा था कि अब हेल्प हो जाएगी और अब मेहनत कम करनी पड़ेगी, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, आपने उस व्यक्ति को हायर करके आप कहोगे आई ओपनड अ पेंडोरास बॉक्स बाय हायरिंग दैट पर्सन, यानी कि बहुत सारी ट्रबल्स को मैंने न्योता दे लिया ये सब करके। नेक्स्ट, अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग। आपने देखा होगा कि उबलने से पहले ब्रू होता है। ब्रू माने धीरे धीरे गर्म होना, दैट इज कॉल्ड ब्रू बेटा। धीरे धीरे जो है गर्म होना ब्रू है। इसका मतलब कुछ बहुत बुरा होने ही वाला है।
कुछ बुरा होने ही वाला है और उसके संकेत मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड। तो कहते हैं मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, राइट। दाल में कुछ काला लग रहा है, कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो आप कहते हो कि आई थिंक अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग का मतलब है ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट इज लाइकली टू हैपन। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत या मुसीबत आने ही वाली है, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म इज ब्रूइंग। जैसे आप कहते हो कि मुझे अपने बॉस का ट्रीटमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि अ स्टॉर्म, जैसे वैसे तो वो हंस के बात करता है, आजकल बहुत उदास उदास और मुझसे अकड़ कर बात करता है। तो आप कहोगे ना कि मुझे ऐसा लगता है कि अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग बाय लुकिंग एट द वे बॉस इज टॉकिंग नाउ डेज। तो स्टॉर्म इज ब्रूइंग का मतलब हो गया ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ना या जो होने ही वाला हो। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, वाक्य को महसूस करो, खुद पता लग जाएगा। उसी हाथ को काट लिया जो आपको खाना खिलाता है। इसका मतलब जो आपका फायदा सोचता है उसको हम कहते हैं बेनिफैक्टर। उसके प्रति आभार ना दिखाना, उसके प्रति कोई भाव ना रखना, दैट इज कॉल्ड शो इनग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स बेनिफैक्टर। यानी कि जो आपका फायदा सोचता है, बेनिफैक्टर होता है जो व्यक्ति आपका फायदा सोचे। जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं, जो फायदा सोचता है, जो फायदा देता है, तो फायदा देने वाले व्यक्ति को ही, जो फायदा देने वाला व्यक्ति होता है उसे बेनिफैक्टर कहते हैं। फायदा देने वाले व्यक्ति को ही आपने जो है उसके उसी हाथ को काट लिया जो आपको खाना खिला रहा था। इनग्रेटिट्यूड मतलब बिल्कुल भी आभार नहीं दिखा रहे हैं और उसका नुकसान कर रहे हैं। तो यू आर बाइटिंग द हेड दैट फीड्स यू। जैसे मान लीजिए आप अपने माँ बाप से उल्टा जवाब देते हो, तो मैं यही कहूँगा कि भाई यू आर बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स यू। आप उस हाथ को काट रहे हो जो कि आपको खाना खिलाता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ वंस डेप्थ। इसका मतलब ये होता है कि किसी के बस से बाहर की बात होना। आउट ऑफ वंस डेप्थ का मतलब जितनी उसकी गहराई है, जितना उसे आता है, ये उससे उसकी गहराई से बाहर की बात है। इसका मतलब कई बार कहते हैं ना भाई मेरे बस की बात नहीं है। जैसे आप कह सकते हो कि फेसिंग द इंटरव्यू इज आउट ऑफ माई डेप्थ। इसका मतलब मुझ में इतना दम नहीं है कि इंटरव्यू फेस कर पाऊँ और क्रैक कर पाऊँ। हाल तो ये मन का विचार होता है, महज बातचीत ही होती है। तो फिर भी आप कहते हो कि इट इज़ आउट ऑफ माई डेप्थ। जैसे मैथ के कुछ चैप्टर हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं, तो आप यही कहोगे कि दैट चैप्टर इज आउट ऑफ माई डेप्थ। तो आउट ऑफ माई डेप्थ का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज़ें जो मेरी एबिलिटी से बाहर की हों। टू बी इन ए सिचुएशन टू डिफिकल्ट फॉर वंस एबिलिटीज, मतलब मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है कि इस सिचुएशन को मैं हैंडल कर पाऊँ। इट इज़ आउट ऑफ माई डेप्थ, मेरे बस की बात नहीं है। जब हिंदी में कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, तो जो बस की बात ना होना होता है आउट ऑफ माई डेप्थ, कि भाई मेरे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी भी बोला जाता है इसको, कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, दैट इज कॉल्ड इट्स आउट ऑफ वंस डेप्थ, यानी कि मेरे बस से बाहर है। ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, व्यक्ति की एबिलिटी उतनी ना हो। थ्रो डस्ट इन समवंस आइज, भाई किसी की आंखों में धूल झोंकने का मतलब यही होता है ना कि आप क्या कर रहे हो, आप उसके साथ धोखा कर रहे हो। थ्रो डस्ट इन टू, कहते तुम आंखों में धूल झोंक रहे हो, यानी कि किसी को आप मिसलीड कर रहे हो, धोखा दे रहे हो जानबूझकर, राइट। यू आर थ्रोइंग डस्ट इन टू माई आइज का मतलब हो जाएगा, अगर हम देखें, टू कन्फ्यूज और मिसलीड समवन डेलिबरेटली, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी को कंफ्यूज और मिसलीड कर रहे हो। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। यू आर थ्रोइंग डस्ट इन टू माई आइज बिकॉज यू हैव सम अल्टीरियर रीजन्स, आपके पास कुछ ऐसे रीजन्स हैं छिपे हुए जिसके कारण आप क्या कर रहे हो, आप बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे। यू आर थ्रोइंग डस्ट इन टू माई आइज। नेक्स्ट बेटा, ब्रेक द बैंक, यानी कि इतना लोड ले लेना कि आपके बैंक के सारे पैसे खर्च हो जाएं। ब्रेक द बैंक का मतलब है आपकी बैंक अकाउंट की सारी जो अकाउंट है वो ऐसा टूट जाए, यानी कि आपके अकाउंट की कमर टूट जाए। वो कब होगा, जब आपके पास जितना भी पैसा हुआ वो सब आप खर्च कर दो। जैसे मान लो मैंने कहा कि वो पार्टी तो देना चाहती थी बट शी डिड नॉट वांट टू ब्रेक द बैंक, या वो भी चाहती थी कि अच्छी पार्टी अपने बर्थडे पर दे, पर वो ये नहीं चाहती थी कि उसका जो बैंक है वो ब्रेक हो जाए। तो स्पेंड ऑल हर मनी, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द बैंक। मैनी पीपल ब्रेक द बैंक व्हेन दे गेट देयर चिल्ड्रन मैरिड, जब वो शादी करते हैं अपने बेटा बेटी की, दे ब्रेक द बैंक। इसका मतलब उनके पास जो भी होता है वो सब लगा देते हैं और पैसा लेके भी लगाते हैं। ले इट ऑन द लाइन, ले इट ऑन द लाइन का मतलब होता है कि डोंट बीट अबाउट द बुश, जो आप बार बार कहते हो ना कि यार इधर उधर की बातें मत करो, सीधा पॉइंट पर आओ। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट होता है ले इट ऑन द लाइन। जब भी कहते हैं यार जो भी बात है वो सीधी बोलो, कम टू द पॉइंट, यानी कि जो सीधी बात है वो बोलो, फालतू की बकवास ना करो। कम टू द पॉइंट, जो भी पॉइंट है कम टू पॉइंट। स्पीक फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली, इसका मतलब जो भी बात कहनी है वो सीधी कह दो, घुमा फिरा के मत करो, बातों की जलेबी मत उतारो। ले इट ऑन द लाइन का मतलब है स्पीक फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली, डोंट बीट अबाउट द बुश, है ना। एक्स्ट्रा डिटेल मत दो, फालतू की डिटेल्स मत दो, जो भी पॉइंट की बात है वो सीधी पॉइंट की बात करो, दैट इज कॉल्ड ले इट ऑन द लाइन।
नेक्स्ट, थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी कि सावधानी को हवा में उड़ा दिया। जैसे जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के, दे थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी कि टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स, राइट। बिना नेगेटिव का परवाह करे, बिना स्वॉट एनालिसिस करे। होता है ना कि एक स्वॉट एनालिसिस होता है, यानी कि स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये नहीं देखा है, थ्रो क्वेश्चन माने सावधानी, सावधानी को हवा में फेंक दिया गया है। टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स, तो आप ऐसा कर रहे हो और आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या क्या नेगेटिव इसमें हो सकता है। दैट्स कॉल्ड थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। नंबर 13, गो बैक टू स्क्वायर वन। अगर हम एक का स्क्वायर करें तो आप कहोगे सर एक आएगा, फिर से एक का स्क्वायर कर दे, कहते फिर एक आएगा, फिर से एक का स्क्वायर करें एक आएगा, यानी कि बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना, यानी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी एक का दो ना हो पाए। दैट्स कॉल्ड गो बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि किसी चीज को दोबारा से स्टार्ट करना फेल होने के बाद। काम बहुत किया, एक को स्क्वायर किया पर आंसर एक ही आया, इसका मतलब स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर। भाई या तो आप अधिकारी बन जाते, अधिकारी नहीं तो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट हो, और जब तक अधिकारी नहीं बनोगे तब तक स्टूडेंट ही रहोगे, राइट। कहते भी एक बार फेल होने के बाद आई वेंट बैक टू स्क्वायर वन, इसका मतलब मैं हारा नहीं, और जब मैं हार भी गया तो मैंने हार मानी नहीं, मैं वापस स्टूडेंट बन गया, पर अधिकारी एक दिन बन जाऊंगा, एक दिन मतलब चीजें अचीव हो जाएंगी। पर अगर फेलियर हुआ है और दोबारा से स्टार्ट करना, दैट्स कॉल्ड गो बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट, इन द निक ऑफ टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत गजब का एक्सप्रेशन है। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल उससे पहले जब देर हो जाती। जैसे मैं अगर कहूं कि एम्बुलेंस रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब है कि पेशेंट मरने ही वाला था और मरने से पहले ही बिल्कुल सही टाइम पे पहुंची तो वो बच पाया। तो इसका अगर हम मतलब देखें इन द निक ऑफ टाइम, तो अगर कहूँ एम्बुलेंस रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम, क्या टू अर्ली, क्या बीमार होने से पहले ही वो आके खड़ी हो गई एम्बुलेंस, ऐसा नहीं है। अ लिटिल लेट, थोड़ी बहुत लेट हुई, नहीं, जस्ट बिफोर इट वॉज टू लेट, राइट। जैसे वो एक कई 3 इडियट्स में एक सीन आता है उस मूवी में, वो कहता है कि अगर अच्छा किया टैक्सी का इंतजार नहीं किया, स्कूटी पे ही ले आए, मतलब मरीज को, तो स्कूटी पे ले आए तो उससे क्या हुआ, यू रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब जस्ट बिफोर इट वॉज टू लेट। अगर नहीं होता तो बहुत देर हो जाती और हम उन्हें ना बचा पाते। नेक्स्ट, कम क्लीन। कम क्लीन का मतलब होता है वो बात स्वीकार कर लेना जो कि हुई है। अगर आपसे कुछ गलत हुआ है उसको कन्फेस कर लेना, ये रहा कम क्लीन बेटा। टू कन्फेस समथिंग, स्पेशली समथिंग रॉन्ग। कम क्लीन का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार कर लेना, किसी जुर्म को कबूल लेना, किसी चीज को स्वीकारना जो कि आप ये कहो कि भाई मुझसे बहुत गलत हुआ है ये और ये मेरी गलती है। टू एक्सेप्ट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड कम क्लीन। ही हैज कम क्लीन का मतलब है कि भाई उसने स्वीकार कर लिया है कि उससे गलती हुई है, दैट इज कॉल्ड कम क्लीन बेटा। नेक्स्ट है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका मतलब होता है हॉट एंड कोल्ड ब्लो करना, इसका मतलब होता है अपनी ओपिनियंस को लगातार चेंज करते रहना। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है अपनी ओपिनियंस को चेंज करते रहना, कभी ये बोलना कभी वो बोलना, दैट इज कॉल्ड टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। यानी कि आप कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो, कभी आप कह रहे हो कि ये मामला पॉजिटिव है, कभी कह रहे हो मामला नेगेटिव है, दोनों तरफ की बातें कर रहे हो। तो इसका मतलब दोनों तरफ की बातें करना, इसका मतलब टू आर्ग्यू पैशनेटली फॉर बोथ साइड्स ऑफ एन इशू। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ना 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 ना, ये गड़बड़ हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब होगा कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड और ओपिनियन। अपने ओपिनियन को कभी नेगेटिव बोल देते हो, कभी पॉजिटिव बोल देते हो, बोथ साइड्स ऑफ द इशू नहीं। इसका मतलब हो जाएगा ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब है कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड और ओपिनियन। हाँ, जैसे आपने कहा कि भाई ये जो सरकार चल रही है वो बहुत अच्छी है, या फिर कह दिया फिर बहुत बुरी है, या फिर कह दिया बहुत। वैसे अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर यही होता, बोथ साइड्स ऑफ एन इशू। पर जब ये दे ही रखा है कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, जो क्लियर बिल्कुल डायरेक्ट उसका मीनिंग है, तो हम आंसर बी ही लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट, अगला है टू स्टेप अप टू द प्लेट। विराट कोहली के लिए अक्सर आता है, जब वो अकेले मैच जितवाते हैं तो कहते हैं कि ही स्टेप्ड अप टू द प्लेट। इसका मतलब टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म वेल व्हेन नीडेड। ही स्टेप्ड अप टू द प्लेट, ये न्यूज़पेपर में विराट कोहली के लिए अक्सर आता है कि जब भी वो अकेले वन हैंडेडली वहां पे खड़े होकर किसी मैच को जिताते हैं। बहुत बार युवराज सिंह ने ये काम किया, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह, वो लास्ट तक खड़े रहते हैं। दे स्टेप अप टू द प्लेट का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन परफॉर्म वेल एंड परफॉर्म वेल व्हेन नीडेड, दैट इज कॉल्ड स्टेप अप टू द प्लेट, कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म वेल व्हेन नीडेड। ये आंसर होता है स्टेप अप टू द प्लेट का। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि सेशन 1-2 ले रहे हैं तो बार बार वो खांसी उठ रही है मुझे, वाई, बिकॉज
अनवेल फील कर रहे हैं। अंडर द वेदर का मतलब होता है ही द पर्सन फील्स अनवेल, और वो बीमार है, राइट। इसका मतलब सिक और इल होता है, व्यक्ति बीमार है, इज कॉल्ड अंडर द वेदर। तो ही इज अंडर द वेदर का मतलब है ही इज फीलिंग अनवेल। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब वही होता है बेटा जो अभी अभी हमने कहा था कि इधर उधर की बातें मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश। सीधा कहते इतना टाइम नहीं है, डिटेल मत दो फालतू की, एंड गेट टू द पॉइंट। लेट ऑन द लाइन कहा था ना इससे पहले, अभी हमने किया था कि लेट ऑन द लाइन, इसका मतलब लेट ऑन द लाइन का मतलब, और कट टू द चेस का भी मतलब सेम है। इसका मतलब फ्रेंकली बोलो, ऑनेस्टली बोलो और टू द पॉइंट बोलो। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स एंड गेट टू द पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। ये हमने पहले भी किया है, यानी कि चाहे जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आए, राइट, ऑल सर्कमस्टांसेस में टू बी लॉयल एंड सपोर्टिव। चाहे कोई भी कंडीशन हो आपकी जिंदगी में, लॉयल और सपोर्टिव वो हर कंडीशन में रहेगा। यानी कि कंडीशन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे योर फैमिली विल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, टू बी लॉयल एंड सपोर्टिव इन ऑल सर्कमस्टांसेस। चाहे कुछ भी हो, दे विल नॉट लीव यू। नेक्स्ट बेटा, कट फ्रॉम द सेम क्लोथ। अगर एक ही कपड़े में से दो चीज़ें निकाली जाए तो एक ही कपड़े में से काटा गए दो पीस ऑफ क्लोथ बिल्कुल सेम होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लोथ, इसका मतलब होता है उनका नेचर बिल्कुल सेम है। दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल सेम है, दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लोथ। कई बार ये भी कहते हैं चोर चोर मुझसे रे भाई, इसका मतलब दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लोथ, इसका मतलब उनका नेचर एक जैसा है। नेक्स्ट, टू ब्लैक बॉल समवन। अब ये ब्लैक बॉल समवन की अगर हम बात करें तो ब्लैक बॉल समवन जो आता है, इसका मतलब होता है किसी को किसी ग्रुप से निकाल देना, और वो भी सीक्रेट वोटिंग, मतलब अंदर अंदर कुछ घपलेबाजी करके किसी को ग्रुप से बाहर निकलवा देना। ब्लैक बॉल समवन का मतलब होता है घपलेबाजी या अंदर अंदर कुछ ट्रिक खेल के किसी को, या गया ना बाय सीक्रेट वोट, अंदर अंदर वोटिंग के साथ कुछ खेलखाल किया, और एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ ग्रुप, सोसाइटी और पार्टी ऑफन बाय सीक्रेट वोटिंग। अंदर अंदर कुछ खेल कर दिया, और ये ब्लैक बॉल समवन होता है। दे ब्लैक बॉल्ड राम। भाई हो सकता है कि उन्हें कुछ बेईमानी करनी थी और वो अकेला व्यक्ति था जो ईमानदार था, और वो उन्हें पैसा नहीं कमाने दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, दे विल एक्सक्लूड हिम फ्रॉम द ग्रुप, और उसके लिए वो कुछ ट्रिक्स चलेंगे, यानी कि सीक्रेट वोटिंग अंदर अंदर कर लेंगे और उसके हिसाब से काम को आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट बेटा, एकिल्स हिल। ये बात आप जानते होंगे, ये तो कई बार आया भी है। एकिल्स हिल का मतलब होता है किसी के अंदर की वीक पॉइंट। जैसे कहते हैं वो एक एकिल्स नाम का जो योद्धा था, जो कहानी आती है, जो लेजेंड है, एकिल्स नाम का एक योद्धा था जिसका सिर्फ एक एडी ही कमजोर थी, बाकी उसका पूरा शरीर वज्र था। तो तीर सीधा एडी में आके लगा और वो मर गया। इसका मतलब हिडन वीकनेस, छिपी हुई वीकनेस और वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है जिस पर आसानी से अटैक किया जा सके, तो वीकनेस होती है बेटा, इसका मतलब एक छिपी हुई वीकनेस, दैट्स कॉल्ड एक्किल्स हिल। और ये हमारा आज का सेशन रहा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे हमारे आज के सेशन की समाप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, थैंक यू।